चैलेंज देकर विराज कक्कड़ हाउस से निकल गया। उसके जाते ही आकृति भी अपने कमरे में आ गई, लेकिन मिसेस कक्कड़ और दिव्या के चेहरे मुस्कुरा रहे थे। इधर आकृति अपने रूम में चहलकदमी करने लगी। उसका दिमाग गुस्से से फटा जा रहा था। ये विराज खुद को समझता क्या है? इसे क्या लगता है जो ये कहेगा मैं उस पर यकीन कर लूंगी? इडियट, न अक्ल है न तमीज, घमंड इतना। आकृति अपनी अंगूठी को घूरने लगी, तभी उसका मोबाइल बजने लगा। आकृति ने फोन देखा तो चेरी के नंबर को देखकर उसका मूड कुछ ठीक हुआ। उसने तुरंत कॉल रिसीव की और बोली, अच्छा हुआ तुमने कॉल की यार, वरना वो पागल सिंघानिया मेरा भेजा बिल्कुल खराब करके चला गया। ऐसा मत बोल, वो दीवाना है तेरा। बेचारा खुद खोने के डर से पागल हो गया है। पागल हो गया है तो पागल खाने जाए ना, मेरा दिमाग क्यों खा रहा है? चल छोड़, मूड खराब मत कर। और सुन, आज शाम कहीं बाहर चलते हैं। मॉम का बर्थडे है और मैं उनके साथ नहीं हूँ, लेकिन उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। हम करेंगे सेलिब्रेट, चल मिलते हैं। अभी तो दादू से मिलने हॉस्पिटल जा रही हूँ, फिर सीधे तेरे पास आ जाऊंगी। आकृति ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और जल्द ही रेडी होकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। इधर देवांश अपने कैबिन में बैठा आकृति के फेसबुक अकाउंट को देख रहा था। लाल रंग की ड्रेस में आकृति किसी परी की तरह लग रही थी। देवांश के होठों पर एक मुस्कान खिल गई। बहुत खूबसूरत हो तुम आकृति। दादी तुम्हें देखकर खुश बहुत होंगी, लेकिन मैं तुम्हें तब तक अपनी जिंदगी में पूरी तरह शामिल नहीं करूंगा जब तक मैं अपनी मुश्किलों से ना निकल जाऊं। तुम बस मुझ पर भरोसा रखना। देवांश आकृति की तस्वीरों को निहार रहा था। उसे यह भी पता नहीं चला कि कब मयंक उसके कैबिन में आकर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। देवांश को उसके ख्यालों से बाहर लाने के लिए मयंक शरारती अंदाज में बोला, हेलो आकृति, तुम यहाँ कैसे? आकृति का नाम सुनते ही देवांश एकदम चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां सिर्फ मयंक था जो मुस्कुरा रहा था। देवांश मयंक की शरारत समझ गया। मयंक, तुम कब आए? जब तुम आकृति के ख्यालों में खोए हुए थे, बस तभी। नथिंग लाइक दैट। मैं बस उसका सोशल मीडिया अकाउंट देख रहा था। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे आए? हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताने ही आया था, लेकिन तुम्हारी आशिकी में सब कुछ भूल गया। एक्चुअली बात जरा सीरियस है। उन्हें शक हो चुका है, इसलिए वो परसों शाम को ही यहाँ आ रहे हैं। मयंक की बात सुनते ही देवांश के चेहरे पर टेंशन की लकीरें खिंच गई। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और चहलकदमी करने लगा। उसे खामोश देख मयंक कुछ अपसेट होकर बोला, अरे हमारे पास टाइम नहीं है देवांश, आज रात को ही तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। एक रात काफी है मेरे लिए। मुझे बस किसी भी तरह आकृति को मनाना होगा। अगर वो नहीं मानी तो? तो उसे हम अपने तरीकों से मना लेंगे। देवांश खामोश हो गया और विंडो से बाहर देखने लगा। उसकी निगाहें एक जगह स्थिर थी, जैसे वो किसी गहरे थॉट्स में डूब गया हो। मयंक कुछ देर देवांश को देखता रहा, फिर बोला, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है देवांश, तुमने आकृति को ही क्यों चुना? तुम्हें तो बहुत सी लड़कियां मिल जाती जो पैसा लेकर इसके लिए तैयार हो जाती, फिर आकृति ही क्यों? मयंक की बात सुनकर देवांश उसकी ओर पलटा, फिर अपने चेहरे पर सस्पिशियस स्माइल लाकर बोला, कुछ समय बाद तुम्हें खुद ही सब पता चल जाएगा। फिलहाल तो मुझे आज रात ही यूरोप निकलना होगा। इससे पहले कि वो लोग यहाँ आ जाएं, मुझे सब कुछ कंट्रोल में लेना होगा। देवांश किस कंट्रोल की बात कर रहा था, ये बात तो सिर्फ मयंक और देवांश जानते थे, लेकिन आकृति इस समय बस इतना जानती थी कि देवांश अब उसका फेक नहीं, रियल बॉयफ्रेंड है। आकृति अपने दादू के पास उनके रूम में थी। आज उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा था। आकृति जल्द से जल्द दादू को देवांश के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं दादू की तबीयत न बिगड़ जाए। वो इसी जद्दोजहद में थी कि तभी दादू ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, क्या सोच रही हो आकृति? देवांश के बारे में ही ना? दादू, आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। देवांश आता था मुझसे मिलने। मैं ये भी जानता हूँ वो अब तुम्हारा फेक नहीं, रियल बॉयफ्रेंड है। दादू की बात सुनकर आकृति शर्मा गई। वो कुछ कहती, उससे पहले ही मिस्टर कक्कड़ और शक्ति वहां आ गए। डॉक्टर उनके पीछे थे। डॉक्टर ने दादू का चेकअप किया और मुस्कुराकर बोला, तो सीनियर कक्कड़ अब बिल्कुल ठीक है और उम्मीद है कि अब वो अपना पूरा ख्याल रखेंगे। हाँ, आराम से घर जाइए और अब कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर की बात सुन सबके चेहरे खिल गए। दादू को डिस्चार्ज करवाकर घर वापस ले आए। कुछ समय के लिए कक्कड़ हाउस एक नॉर्मल फैमिली की तरह खुश नजर आने लगा। आकृति बाकी सबके साथ दादू के पास थी, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर चेरी का नंबर चमकने लगा। उसने चेक कर फोन उठाया और बोली, आ रही हूँ, मेरा इंतजार करो। ये बता मिलना कहाँ है? वहीं उसी क्लब में जहाँ आप पीकर टुल हो गई थी। ठीक है बाबा, पहुँच रही हूँ। आकृति कुछ देर बाद तैयार होकर घर से निकल गई। एक खूबसूरत से बुके के साथ वो क्लब में रिजर्व टेबल पर चली गई। चेरी अभी आई नहीं थी। आकृति चारों ओर नजरें घुमाए क्लब की रौनक देख रही थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है।
आकृति ने अपनी नजरें घुमाई लेकिन कोई भी सस्पिशियस पर्सन नजर नहीं आया। वो मन में सोचने लगी, मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई मुझे घूर रहा था? क्या ये सिर्फ वहम था मेरा? आकृति को बार बार ऐसी फीलिंग्स आती रही, लेकिन तब तक चेरी वहां पहुंच चुकी थी। आकृति उसके गले लग गई। इतना टाइम लगा दिया तुमने यार। सॉरी, एक पेशेंट आ गया था यार, और उसे मुझसे ट्रीटमेंट लेना था, मजबूरी थी। हाँ भाई, खूबसूरत डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने से मर्ज जल्दी ठीक हो जाता है ना। सही कह रही हो, लेकिन तुम परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ आकृति, सब ठीक है ना? चेरी की बात सुनकर आकृति ने एक बार फिर चारों ओर देखा, फिर चेरी की ओर झुकते हुए धीरे से फुसफुसाई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझ पर नजर रखे हुए है। पता नहीं, मेरा वहम भी हो सकता है, लेकिन मुझे बार बार ऐसी फीलिंग आ रही है। अब तुम हो ही इतनी खूबसूरत, सबकी नजर तुम पर ही टिकनी है। अब तुम ज्यादा मत सोचो और ये बताओ क्या पियोगी, टकीला या कुछ और? आकृति अभी कोई जवाब देती कि तभी उसकी नजर बार काउंटर के पास खड़े विराज पर पड़ी। उसके अगल बगल में 2 लड़कियां भी थीं, जो विराज के शरीर से लगभग चिपकी हुई थीं। विराज को देखते ही आकृति बुदबुदाई, किसकी शक्ल देख ली यार, अब पूरी शाम खराब हो जाएगी। क्या हुआ? ऐसी बुरी सी शक्ल क्यों बना रही हो? कौन नजर आ गया भाई? वो इडियट विराज। चलो चेरी, यहाँ से चलते हैं, इससे पहले कि वो हमें देख ले। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम उस इडियट से डरकर कहीं नहीं जाएंगे। चुपचाप बैठी रहो। चेरी की बात पर आकृति ने बुरा सा रिएक्शन दिया, लेकिन तब तक विराज आकृति को देख चुका था। आकृति को देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपने साथ आई लड़कियों को कुछ समझाया और उनके साथ आकृति की टेबल के करीब आ गया और बोला, हाय फ्रेंड्स, ये है आकृति कक्कड़, इनसे मेरी शादी होने वाली है। ये आकृति, ये तो बहुत सिंपल लड़की है, ना तो ड्रेसिंग सेंस अच्छा है और ना ही चेहरा। विराज, तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो? शैली सही कह रही है विराज, कहाँ तुम इतने गुड लुकिंग, इतने स्मार्ट, कहाँ ये आकृति? मैं बता रही हूँ विराज, ये तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। क्यों कर रहे हो इससे शादी? अपनी दोस्तों की बात सुन विराज का चेहरा घमंड से अकड़ गया। उसने आकृति की ओर मुस्कुराकर देखा और बोला, चैरिटी के लिए, डूबे हुए कक्कर्स को सिंघानिया ग्रुप का सहारा देने के लिए मैं आकृति से शादी कर रहा हूँ, वरना इसकी औकात नहीं विराज के बगल में खड़े होने की। विराज की बात सुनकर आकृति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई और अगले ही पल जोर का तमाचा विराज के गाल पर दे मारा। तमाचे की तेज आवाज हॉल में गूंज गई, जिसकी वजह से वहां अजीब सा सन्नाटा छा गया। एक पल को सब हैरानी से विराज और आकृति को देखते रह गए, लेकिन अगले ही पल विराज गुस्से से आकृति की ओर झपटा और उसके बालों को अपनी मुट्ठी में कस लिया और गुर्राया, बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद पर? आज मैं तुम्हारे इस घमंड को तोड़ दूंगा। आज सबके सामने तुम्हें नंगा कर दूंगा। बात छोड़ विराज, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा मुझे छोड़, बात छोड़ मुझे। विराज को आकृति पर अटैक करते देख चेरी घबरा गई। वो विराज के हाथों से आकृति के बाल छुड़ाने लगी, लेकिन विराज के साथ आई लड़कियों ने चेरी को एक और धक्का दे दिया। उसका सिर कुर्सी से टकराया और चेरी जमीन पर गिर पड़ी। लोग कुछ समझते उससे पहले विराज ने आकृति को जबरन गोद में उठा लिया और बाहर की ओर निकला। आकृति उसकी बाहों से निकलने के लिए अपने हाथ पैर पटकने लगी। छोड़ दो मुझे विराज, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। छोड़ दूंगा, लेकिन पहले तुम्हारे जिस्म को अच्छे से मसल लूं। विराज जैसे ही एग्जिट पर आया, वहां उसके आदमी पहले से मौजूद थे। उन्होंने क्लब के गार्ड्स को अपने कब्जे में लिया हुआ था। विराज ने आकृति को अपनी कार की पिछली सीट पर फेंक दिया, लेकिन इससे पहले कि वो कार स्टार्ट कर पाता, उसकी कार का शीशा तेज आवाज से टूट गया और दूसरे पल दरवाजा खुला और उसकी गर्दन को किसी ने दबोच लिया। विराज ने नजरें उठाकर देखा तो सामने देवांश था, जिसकी आंखों में अंगारे चल रहे थे। देवांश, तू यहाँ भी आ गया साले? तुझे यहाँ घुसने किसने दिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई आकृति को छूने की? हिम्मत कैसे हुई तेरी? देवांश ने विराज को खींचकर बाहर निकाल दिया और उसके चेहरे पर मुक्के बरसाने लगा। इस समय देवांश किसी हिंसक जानवर की तरह लग रहा था। वो लगातार विराज को मारता रहा। आकृति उसे ऐसे देख सहम गई और सोचने लगी, देवांश इतना खतरनाक हो सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। ऐसा लग रहा है जैसे वो विराज को जान से मार देगा। देवांश के हाथ विराज पर लगातार बरस रहे थे। उसके वार इतने तेज थे कि विराज कुछ देर में ही जमीन पर चित होकर गिर पड़ा। तभी देवांश ने देखा कि कुछ लोग उसी ओर आ रहे थे। ये देख देवांश ने जल्दी से आकृति को कार से बाहर निकाला और हवा के झोंके की तरह वहां से गायब हो गया। इधर चेरी जब विराज की कार के पास पहुंची तो वहां आकृति को न पाकर टेंशन में आ गई। ओह गॉड, आकृति कहाँ चली गई? हे भगवान, उस पर कोई मुसीबत ना आ जाए। आकृति, आकृति। चेरी इधर उधर आकृति को देखने लगी। क्लब के गार्ड्स वहां इकट्ठा हो चुके थे। विराज कार के बोनट पर बेसुध पड़ा था। चेरी वापस कार के पास आई और विराज को झंझोड़कर चीखी, विराज, विराज, आकृति कहाँ है? विराज, बताओ विराज, आकृति कहाँ है?
विराज बेसुध था, वो कोई जवाब नहीं दे पाया। चेरी बौखलाए क्लब से बाहर निकल गई, लेकिन वो बहुत परेशान थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी उसे देवांश का ख्याल आया। चेरी ने तुरंत देवांश को कॉल की। हेलो हेलो मिस्टर देवांश, मैं चेरी। वो आकृति सेफ है और मेरे पास है। आपके पास? वो ठीक है ना? वो विराज, उसके साथ बदतमीजी। गेट नंबर 3 पर कार खड़ी है, उसमें बैठ जाओ, वो तुम्हें घर छोड़ देगी। देवांश ने फोन कट कर दिया। चेरी हैरानी से सोचने लगी। मेरे लिए कार? मुझे कार की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन समझ नहीं आ रहा, मिस्टर देवांश अचानक कैसे आ गए? क्या उन्हें मालूम था आकृति यहाँ आने वाली है? चेरी आज की शाम के बिगड़ने से बहुत अपसेट थी। वो चुपचाप कैब करके अपने पीजी में पहुंच गई। जैसे ही चेरी ने अपने रूम का दरवाजा खोला, एक महक उसकी सांसों में उतर गई। तभी आकृति की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। चलिए आओ, तुम्हारा ही घर है जानिबन। आकृति, हे भगवान, तुम यहाँ कब आई? और तुम ठीक हो ना? चेरी दौड़कर आकृति के गले लग गई और उसके चेहरे को छूकर देखने लगी। मैं कितना डर गई थी, पता है? मुझे खुद पर गिल्ट हो रहा था कि मैंने तुम्हें क्लब में बुलाया और मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में आ गई। अजीब हो, मेरी वजह से आंटी का बर्थडे सेलिब्रेशन खराब हुआ और तुम खुद को दोष दे रही हो। इससे पहले कि दोनों दोस्त इमोशनल होती, देवांश की आवाज उनके बीच में पसर गई, जिससे चेरी और चौंक गई। जिसकी गलती थी उसे सजा मिल चुकी है, तो खुद को दोष देना बंद करो। ओह मिस्टर देवांश, आप भी यहाँ हैं? सॉरी, मुझे पता नहीं चला। इट्स ओके। आकृति को लग रहा था कि उसे अपनी दोस्त से मिलना चाहिए ताकि वो अपने मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट कर सके, और इसलिए उसने मुझे भी इनवाइट कर लिया। और मैं आकृति की बात नहीं टाल सकता, इसलिए चला आया। कितने मासूम हो आप देवांश। आज आपकी मासूमियत की झलक मैंने क्लब में भी देख ली थी। देवांश आकृति की बात का मतलब समझकर मुस्कुरा दिया। आकृति और देवांश कुछ देर चेरी के साथ रुके, फिर वहां से आ गए। आकृति परेशान थी क्योंकि जानती थी क्लब में हंगामे की खबर अब तक घर तक पहुंच गई होगी। इसलिए उसका मन घबरा रहा था, क्योंकि जानती थी दादू के अलावा उस घर में उसका पक्ष लेने वाला कोई नहीं है। देवांश ने उसे परेशान देखा तो पूछा, अब क्या हुआ आकृति? तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर ये उदासी क्यों? सोच रही हूँ घर वालों के सवालों का जवाब कैसे दूंगी। वो लोग विराज की बात को ही सच मानेंगे। तुम्हारी फैमिली उस बदतमीज पर ट्रस्ट करती है, लेकिन तुम पर नहीं। कैसी अजीब फैमिली है ये। ऐसे लोगों के साथ रहने से क्या फायदा आकृति? दादू के लिए उन्होंने इस फैमिली को जोड़े रखने के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। आकृति की बात सुन देवांश कुछ सोचने लगा, फिर आकृति से बोला, ठीक है आकृति, लेकिन एक दिन तुम्हें वो घर छोड़ना ही होगा। तुम शादी के बाद ओबेरॉय फैमिली का हिस्सा बन जाओगी। शादी से पहले मुझे बहुत कुछ करना है देवांश। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं अभी अपनी फैमिली बिजनेस को बचाना चाहती हूँ ताकि उस घमंडी सी कहानियां की बोलती बंद कर सकूं। आकृति के चेहरे पर आए कॉन्फिडेंस को देख देवांश मुस्कुरा दिया। वो मन ही मन कुछ सोच रहा था। तुम्हारे सपने बहुत छोटे हैं आकृति। तुम्हें नहीं मालूम तुम इन सपनों के लिए नहीं बनी, बल्कि देवांश ओबेरॉय के लिए बनी हो। लेकिन जल्दी ही इसका एहसास तुम्हें हो जाएगा। देवांश खामोशी से कार चला रहा था। उसे खामोश देख आकृति ने कहा, तुम इतने खामोश क्यों हो गए देवांश? क्या तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी? अगर मैं कहूँ हाँ मैं तुमसे नाराज हूँ तो मैं तुम्हारी नाराजगी दूर करने की कोशिश करूंगी। बताओ मुझे क्या करना होगा? जो कहूँगा वो करोगी? चाहो तो आजमा कर देख लो, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। तो ठीक है, चलो मेरे साथ यूरोप, तुम्हारे लिए वहाँ कुछ है। देवांश की बात सुन आकृति खामोश हो गई। देवांश की नजर सड़क पर थी, लेकिन आकृति की देवांश के चेहरे पर। एक लंबी खामोशी के बाद वो बोली, ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे किसी मकसद से वहाँ ले जाना चाहती हो। आखिर बात क्या है देवांश, जो तुम मुझे यूरोप चलने के लिए फोर्स कर रहे हो? बोलो। दादी, वहाँ मेरी दादी है जो बहुत बीमार है। मैं तुम्हें उनसे मिलाना चाहता हूँ इससे पहले कि वो हमसे दूर चली जाए। देवांश कहते हुए इमोशनल हो गया। आकृति उसके चेहरे पर गहरे इमोशंस देख रही थी। आकृति ने अपनी हथेली उसके पैरों पर रख दी और बोली, ठीक है देवांश, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ मिलेंगे। आकृति की हाँ सुनते ही देवांश एक्साइटेड हो गया। उसने तुरंत कार को ब्रेक लगाकर सड़क के किनारे रोक दिया और आकृति को गले लगाकर बोला, ओह आकृति, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी हाँ ने मुझे कौन सी खुशी दे दी। मुझे नहीं पता था तुम मेरे लिए इतना सीरियस हो देवांश। मैं अपने रिश्ते को अब तक समझ नहीं पा रही हूँ। हम अभी मिले हैं, लेकिन तुम्हारी नजरों में जिस तरह से मैं अपने लिए फीलिंग्स देखती हूँ तो लगता है जैसे जन्मों से हम एक दूसरे को जानते हैं। आकृति की बात पर देवांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। कोई दर्द था शायद जो उसके दिल में कहीं छिपा हुआ था। वो कक्कड़ हाउस तक पहुंच चुके थे।
देवांश ने आकृति के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही आकृति बाहर निकली, देवांश बोला, अपना ख्याल रखना आकृति, याद रहे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देवांश के प्यार को देख आकृति मुस्कुराई, फिर मुड़कर गेट के अंदर चली गई। देवांश वहां तब तक रुका जब तक आकृति घर के अंदर न चली गई। उसके जाते ही देवांश ने कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। इस समय वो बिल्कुल खामोश था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई समंदर वो पी गया हो। इधर आकृति जैसे ही घर के अंदर आई, शक्ति की तेज आवाज उसके कानों में उतर गई। आकृति रुक जाओ यहीं, हमें तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। अभी नहीं, मुझे सोना है। आई एम वेरी टायर्ड। आपके थकने की वजह से हम अपने आप को प्रॉब्लम में जाते नहीं देख सकते। क्या किया आपने विराज के साथ, ये बताएं। वही जो उसके साथ होना चाहिए था, जिसके वो लायक था। और कोई सवाल पूछना है या फिर मैं अपने रूम में जाऊं? आकृति ने एक नजर शक्ति पर डाली, लेकिन जैसे ही सीढ़ियों की ओर टर्न हुई, सामने मौली को देख एकदम चौंक गई। अरे मौली, तुम कब आई? आज शाम को ही, लेकिन आते ही आपके कांड का पता चला। ऐसा क्यों कर रही हैं आप आकृति दीदी? आप क्यों चाहती हैं हम बर्बाद हो जाएं? अरे आते ही शिकायतें, वो भी इतनी सारी। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा कुछ होने दूंगी? कुछ गलत नहीं होगा, सब ठीक है। क्या ठीक है दीदी? सब गड़बड़ है। अगर सिंघानिया हमारे बिजनेस को सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारा? आप जानते हो ना कक्कड़ ट्रांसपोर्ट की सिचुएशन में है। मौली के माथे पर चिंता की लकीरें देख आकृति ने उसके चेहरे को प्यार से उठाया और बोली, हमें किसी सिंघानिया की हेल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ओबोराय के साथ डील करेंगे। ओबोराय मेरे बिजनेस आइडिया को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन, टेंशन छोड़ दो और स्माइल करो। इतने दिनों बाद आई हो, रिलैक्स करो। आकृति मौली के गाल को थपथपाकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। रिलैक्स होने के बाद जब वो अपने बिस्तर पर लेटी तो उसकी आंखों के सामने क्लब का सारा सीन फिर से घूमने लगा। विराज की बदतमीजी और देवांश का पागलपन सब उसकी नजरों के सामने से गुजरने लगा। आकृति ने गहरी सांस ली और खुद से बोली, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कोई मूवी चल रही है और मैं एक्ट कर रही हूँ। देवांश का मिलना, उसका मेरी केयर करना, फिर वो स्पेशल प्रपोजल, और अब यूरोप जाना। कहीं कुछ ऐसा है जो मुझसे छूट रहा है। आकृति बेचैनी से करवटें बदलने लगी। उसका सिक्स्थ सेंस उसे कुछ समझा रहा था, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। देवांश का मुस्कुराता चेहरा उसके दिलो दिमाग पर छा गया था। इधर देवांश घर लौट चुका था। कमरे में अंधेरे में डूबा देवांश जाने कौन सी रोशनी से घबरा रहा था। उसकी आंखें कुछ नम थी। खामोश हो अपने सर को सोफे पर टिकाए छत को घूर रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर एक प्राइवेट नंबर शो होने लगा। देवांश ने गहरी सांस ली और मोबाइल अपने कान से लगा लिया। क्या प्रोग्रेस है? तुम्हें याद है ना तुम किस मकसद से इंडिया आए हो? मुझे अपना मकसद याद है, डोंट वरी, मैं अपना काम जरूर पूरा करूंगा। लेकिन तुम्हारी आवाज वो नहीं कह रही जो तुम कह रहे हो देवांश। कहीं तुम अपने मकसद से भटक तो नहीं गए? उस आवाज को सुन देवांश खामोश हो गया। उसकी आंखें जैसे उसके साथ विद्रोह करने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और बोला, देवांश अपने मकसद से कभी नहीं भटकता। आप इस बात से बेफिक्र रहें, हम कल आपके पास पहुंच रहे हैं। देवांश की बात खत्म होने से पहले ही फोन डिस्कनेक्ट हो गया। वो कुछ पल फोन को घूरता रहा, फिर बुदबुदाया, कभी सोचा नहीं था दिल और फर्ज के साथ ऐसी लड़ाई होगी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं थोड़ा सा मर रहा हूँ। देवांश ने गुस्से में हवा में मुट्ठी पटकी और मेज पर रखे ग्लास को उठा ड्रिंक गले में कटक गया। इसी बीच विराज अपने घर में अपने घाव पर मलहम लगवा रहा था। मिस्टर सिंघानिया बेचैनी से उसके आसपास मंडरा रहे थे। डैड प्लीज ऐसे घूमना बंद कीजिए और प्लीज मुझे रिलैक्स होने दीजिए। रिलैक्स होने दूं? तुम्हें रिलैक्स होने दूं? आकृति को किडनैप करने की कोशिश की है तुमने। ये खबर बाहर निकल गई तो जानते हो क्या होगा? सिंघानिया ग्रुप की साख पर तो बट्टा लगेगा ही और कोई इन्वेस्टर हमारी ओर थूकेगा भी नहीं। आप जानते नहीं है डैड, वो लड़की कितनी चालाक है। उसने मेरे मुंह पर तमाचा मारा। मैं अपनी इंसल्ट कैसे बर्दाश्त करता? किसने कहा कि अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करो? उससे बदला लो, लेकिन ऐसे खुलेआम नहीं। उस लड़की का मुंह काला होना चाहिए ताकि उसे याद रहे कि विराज सिंघानिया के चेहरे पर तमाचा मारने की जरूरत की है उसने। अपने डैड की बात सुन विराज के कलेजे को ठंडक पहुंची। वो बदले की आग में जल रहा था, लेकिन सिंघानिया का सपोर्ट उसके घाव पर फिलहाल मरहम की तरह लगा। विराज ने अपने चेहरे को आईने में देखा। उस पर लगा कट का निशान उसे जैसे चिढ़ा रहा था। ये निशान मैं तब तक नहीं मिटने दूंगा जब तक आकृति का गुरूर न तोड़ दूं। उस देवांश की बनने से पहले उसे मेरे बिस्तर पर आना ही होगा। विराज ने आवाज उठाकर आईने पर दे मारा। तेज आवाज के साथ शीशा कमरे में बिखर गया। विराज का चेहरा टुकड़ों में बिखरे कांच में और कुरूप नजर आने लगा। वो झल्लाकर वहां से बाहर निकल गया। ये देख सिंघानिया बुदबुदाया, विराज के मन में तूफान को रोकना ही होगा, वरना ये खुद को बर्बाद कर देगा। मुझे कुछ करना ही होगा। सिंघानिया ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और नंबर डायल कर कान से लगा लिया। मुझे कक्कर्स के हर टेंडर कैंसिल चाहिए। किसी भी सोर्स से उन्हें हेल्प नहीं मिले। अगर ये नहीं हुआ तो समझो तुम्हारे कमीशन की खबर फ्रंट पेज पर छप जाएगी। सिंघानिया ने फोन कट किया और पॉकेट में डाल लिया।
इसी बीच आकृति अपने कमरे में थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आकृति आधी नींद में थी। उसने घड़ी पर नजर डाली। रात के 12 बजे थे। इस समय कौन डिस्टर्ब कर रहा है यार? इस घर में किसी को नींद नहीं आती क्या? आकृति उठकर दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोला। सामने उसकी माँ मिसेस कक्कड़ खड़ी थी। उन्हें देख आकृति बोली, आप अब तक सोए नहीं मॉम? नींद नहीं आ रही, टेंशन मुझे सोने नहीं दे रही। टेंशन? टेंशन किस बात की मॉम? क्या हुआ है? कहीं आप भी उस विराज की वजह से परेशान तो नहीं है? हाँ, मुझे उसी की टेंशन है। कहीं ऐसा ना हो वो तुमसे बदला लेने के लिए हमारी फैमिली के साथ कुछ गलत कर दे। मुझे बहुत डर लग रहा है आकृति। ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे? विराज कुछ नहीं कर पाएगा, ट्रस्ट मी। आप आराम से सो जाइए और सब मुझ पर छोड़ दीजिए। लेकिन आकृति, हमारे पास इतनी पावर नहीं है और ना ही पैसा। हमारे बिजनेस को तुम संभाल लोगी ना? क्या सच में ओबरॉय तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं ना? हाँ, आप लोग इस पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम ओबराय के साथ डील करेंगे? हमें किसी सिंघानिया से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देवांश ओबराय आपका दामाद बनेगा। आकृति की बात सुन मिसेस कक्कड़ ने गहरी सांस ली और उसे गले से लगाकर बुदबुदाई। बस यही सुनना चाहती थी मैं। अब मुझे तसल्ली हो गई। देवांश मेरा ही दामाद बनेगा। इतना कहकर मिसेस कक्कड़ मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में शामिल साजिश आकृति देख नहीं। आकृति को गले लगाए मिसेस कक्कड़ आकृति से उसकी खुशियां छीनने की प्लानिंग कर रही थी, जबकि आकृति इसे मां का प्यार समझकर एक बार फिर बेवकूफ बन रही थी। मिसेस कक्कड़ ने आकृति को खुद से दूर किया और उसके सिर को प्यार से सहलाकर बोली, एक माँ हमेशा अपने बच्चों की भलाई चाहती है और बस इसीलिए कभी कभी मैं तुम्हारे साथ बुरा बिहेवियर कर देती हूँ, भले ही बाद में मुझे ही दुख हो। लेकिन मुझे मालूम है कि तुम सभी को बहुत प्यार करती हो आकृति। मिसेस कक्कड़ की बात सुनकर आकृति हैरान हो गई। वो पलकें झपकाए बिना उनका चेहरा देख रही थी। मिसेस कक्कड़ उसे हैरान देखकर बोली, लगता है अपनी माँ की बात पर भरोसा नहीं तुम्हें, तभी ऐसे सरप्राइज्ड हो। नो मॉम, ऐसी कोई बात नहीं, वो मुझे नींद आ रही थी बस इसलिए। ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम सो जाओ। और मौली की बात का बुरा नहीं मानना, वो तुम्हारी छोटी बहन है, समझ नहीं है उसे इतनी। क्यों इतना टेंशन ले रही हो आप? मौली की बात का मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। और अब आप भी सो जाइए, रात बहुत हो गई है। मिसेस कक्कड़ आकृति के रूम से बाहर आ गई। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। मिसेस कक्कड़ ने मुड़कर आकृति के कमरे के बंद दरवाजे को देखा और बुदबुदाई, चलो मेरा काम तो हो गया, बाकी का काम फिर आज कर लेगा। ससुर जी ने आकृति को कंपनी का सबसे ज्यादा शेयर देकर मेरे बच्चों का हक छीना है, मैं ये बात कभी भूलूंगी नहीं। मिसेस कक्कड़ तेज कदमों से अपने कमरे की ओर चली गई। इसी बीच आकृति अपनी माँ के बदले बिहेवियर पर हैरान थी। आज माँ को मुझ पर इतना प्यार कैसे आ गया? उन्होंने मुझसे विराज के बारे में कुछ भी नहीं पूछा और न ही देवांश को गालियाँ दी। लगता है उन्होंने देवांश को एक्सेप्ट कर लिया है। चलो ठीक है, अब मैं उन्हें देवांश के साथ यूरोप जाने के बाद बता सकती हूँ, लेकिन मुझे उन्हें अभी बता देना चाहिए। आकृति तुरंत बाहर आ गई और अपनी मॉम के रूम की ओर चली गई, लेकिन दरवाजे से आती हंसने की आवाज सुनकर वो ठिठक गई। आवाज मौली और दिव्या की थी। आकृति ध्यान से सुनने लगी। उस बेवकूफ को लगता है कि हम उसे प्यार करने लगे हैं। उसे मालूम नहीं कि हम समझ गए हैं कि वो हमारी लॉटरी है जो देवांश ओबरॉय से कैश की जाएगी। देवांश ओबरॉय के साथ आकृति मिसमैच है। देवांश के साथ अगर कोई अच्छा लगेगा तो वो मेरी मौली कक्कड़ है। किसी भी तरह देवांश की मुलाकात मौली से करवानी होगी। लेकिन कैसे मॉम? देवांश ओबरॉय आकृति से प्यार करता है तो वो मेरी ओर क्यों देखेगा? देखेगा, जरूर देखेगा। तुम्हें आकृति ही देवांश के करीब ले जाएगी। मैं ठीक कह रही हूँ ना मम्मी जी? उनकी बातें सुन आकृति का सिर चकरा गया। वो और कुछ नहीं सुन पाई। आकृति अपनी बेकाबू धड़कन को संभाले अपने रूम में आ गई और दरवाजा बंद कर बिस्तर पर बैठ गई। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि वो एक ऐसी फैमिली में रह रही है जहाँ के लोग इतने सेल्फिश थे। बेवकूफ हूँ मैं जो इनकी सच्चाई जानकर भी ट्रस्ट कर लिया कि ये लोग मुझे प्यार करेंगे। बेवकूफ हूँ मैं जो हर बार इमोशनल होकर इनकी साजिशों में फंस जाती हूँ। लेकिन अब नहीं, देवांश मौली से कभी नहीं मिलेगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आकृति ने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और देवांश को कॉल कर दी। आकृति का नंबर देखते ही देवांश चौंक गया। आकृति की कॉल? वो इस समय कॉल क्यों कर रही है? कहीं कुछ हुआ तो नहीं उसके साथ? देवांश को आकृति की टेंशन होने लगी। उसने तुरंत कॉल रिसीव की। क्या हुआ आकृति? सब ठीक है ना? तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें फिर से परेशान किया है क्या? मैं ठीक हूँ देवांश,
मैं बस इतना कह रही थी कि क्या हम कल सुबह ही यूरोप के लिए निकल सकते हैं? हाँ आकृति, मैं टिकट करवा लेता हूँ। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है देवांश, मैं तुम्हारे साथ यूरोप जा रही हूँ, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे? नहीं बताऊंगा। और कोई हुक्म? नहीं, कुछ नहीं, सुबह मिलते हैं, बाय, टेक केयर। आकृति ने फोन काट दिया और बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, वो अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। इधर देवांश बहुत खुश था, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई विश पूरी होने वाली है। देवांश को अब बस सुबह का इंतजार था। अगली सुबह आकृति अपने लगेज पैक कर चुकी थी। उसने अपने डॉक्यूमेंट भी अपने साथ ले लिए और दादू के कमरे में आ गई। उसके दादू अपने रूम में आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। आकृति को सामने देख वो खुश होकर बोले, उठ गई मेरी गुड़िया, कहीं जा रही हो? दादू के सवाल पर आकृति मुस्कुराकर उनके सामने बैठ गई और बोली, हाँ दादू, अपनी दोस्त की शादी के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। मेरी चिंता मत कर, तू अपना ध्यान रखना, क्योंकि एक तू ही है जिसे अपने दादू की फिक्र है। मैं जल्दी आ जाऊंगी दादू। इतना कहकर आकृति उनके गले लग गई। लेकिन जाने क्यों दादू को आकृति के मन में दर्द का एहसास हुआ। वो आकृति के सिर को सहलाते हुए बोले, क्या हुआ बेटा, तू मुझे उदास क्यों लग रही है? किसी ने कुछ कहा तुझे? तो मुझे बता दे, मैं सबकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। नहीं दादू, किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे बस आपसे दूर जाने से बुरा लग रहा है, और कुछ नहीं है। तो जल्दी आ जाना, मुझे भी तेरे बिना अच्छा नहीं लगेगा। दादू से मिलकर उनके कमरे से बाहर निकल गई। उसे दादू से झूठ बोलना बुरा लगा, लेकिन वो उन्हें सच नहीं बता सकती थी। आकृति ने सबको दोस्त की शादी में जाने का बहाना ही बनाया और घर से निकल गई। इधर देवांश भी एयरपोर्ट के लिए निकलने के लिए तैयार था। मयंक उसके सामने खड़ा था। देखो, आखिरकार तुम आकृति को यहाँ से लेकर जा रहे हो और अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, एंड आई होप कि आगे भी ठीक रहेगा। लेकिन एक डाउट है मुझे, अगर आकृति ने तुम्हारी बातों को मानने से इनकार कर दिया तो? हाँ, तुम्हें लगता है ऐसा होगा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मुझे नहीं जानते। No one has ever been able to escape my trap. Then how will she escape? कॉन्फिडेंस, हाँ? कॉन्फिडेंस बेटा, बढ़िया है, चलो बेस्ट ऑफ लक। देवांश मुस्कुराया। उसकी आंखों में छिपे गहरे राज मयंक भी नहीं देख सका। देवांश सोच रहा था, मेरे जाल से तो तुम भी नहीं बच पाए मयंक, फिर आकृति तो बहुत मासूम है। देवांश आईने के सामने खड़ा हो गया और अपने बालों में उंगलियां घुमाने लगा। उसके चेहरे पर छलकती मासूमियत उसके शातिर मन को बड़ी सफाई से छिपा रही थी। देवांश ने बेल बजाकर जगत को बुलाया और अपना लगेज गाड़ी में रखने के लिए कहा, फिर खुद भी बाहर आ गया। मयंक उसके साथ था। कार में बैठने से पहले देवांश ने मयंक को देखा और बोला, यहाँ क्या करना है, कैसे करना है, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। यहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी हेल्प के लिए श्रीनिवास यहाँ है। बेफिक्र रहो, यहाँ सब पहले की तरह चलता रहेगा। देवांश कार में बैठ गया और वहां से निकल गया। आकृति एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। उसके मन में अजीब सी कश्मकश थी। वो सोच रही थी, मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है, लेकिन फिर भी मेरा मन बेचैन क्यों है? ऐसा क्यों लग रहा है जिंदगी में कुछ तूफान आने वाला है? आकृति के मन में दिलेमा थी, लेकिन इससे पहले कि वो वापस लौटने का सोचती, उसे देवांश नजर आ गया। देवांश के होठों पर छाई मुस्कुराहट को देख आकृति का मन जैसे शांत हो गया। जैसे देवांश उसके करीब आया, आकृति बोली, जादूगर हो तुम। अभी सोच ही रही थी कि लौट जाऊं वापस, लेकिन तुम्हें देखते सब कुछ भूल गई हूँ। जादूगर तो मैं हूँ, मेरे जादू का ही असर है जो तुम मेरी मोहब्बत में हो। देवांश ने उसके हाथ को धीरे से उठाया और चूम लिया। उसकी आंखों में अचानक एक शैतानी चमक आ गई, जिसे देख आकृति देवांश, तुम्हारी आंखें मुझे डरा रही है। तो तुम डरती भी हो? बोलो ना, डरती हो तुम मुझसे? तुमसे नहीं, तुम्हारी आंखों से, उसमें बैठे शैतान से। आकृति की बात सुन देवांश हंसने लगा। उसने एक हाथ से आकृति के कंधे को पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। दोनों के चेहरे खिले हुए थे। कुछ देर बाद देवांश और आकृति इटली के लिए निकल चुके थे। देवांश ने फ्लाइट से ही किसी को मैसेज किया और रिलैक्स होकर आकृति के साथ बातों में खो गया। 8 घंटे के लंबे सफर के बाद आखिरकार प्लेन मिलान एयरपोर्ट पर उतर गया। देवांश ने गहरी सांस ली और अपनी सीट से उठकर आकृति से बोला, आकृति, यहाँ से हम प्रोसीडर के लिए निकलेंगे, तुम थकी तो नहीं? नहीं देवांश, मैं ठीक हूँ, बस मैं जल्द से जल्द तुम्हारी दादी से मिलना चाहती हूँ। देवांश ने हल्की सी स्माइल दी और आकृति के साथ एयरपोर्ट से बाहर आ गया, जहाँ उनके लिए पहले से ही एक कार तैयार खड़ी थी। देवांश ने आकृति को कार में बैठाया। कुछ देर बाद ही वो रोड पर थे। मिलान की खूबसूरती निहारती आकृति अपनी थकान को भी भूल गई। बहुत खूबसूरत शहर है मिलान, यहाँ की एयर भी कितनी फ्रेश है। पता है, मैं इटली आना चाहती थी, क्योंकि यूरोप का ये देश ही था जिसे मैं अब तक नहीं देख पाई। तुम्हारे मन की बात मैंने सुन ली।
हाँ, लेकिन मुझे भूख भी लगी है। ये बात तुमने क्यों नहीं सुनी? ओह सॉरी आकृति, एक्चुअली मैं तुम्हें एक स्पेशल रेस्टोरेंट में ले जाना चाहता हूँ जहाँ का खाना तुम कभी नहीं भूलोगी। ठीक है, थोड़ा इंतजार और सही। देवांश ने आकृति की ओर देखा। उसकी मासूम आंखों का भोलापन उसके दिल में हलचल मचा रहा था। एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर भरने लगी। कुछ देर बाद दोनों अनरिया के एक टेबल पर थे। माहौल कुछ रोमांटिक था, लेकिन आकृति इस माहौल में खुद को अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। देवांश की निगाहों से यह छिपा नहीं रहा। वो बोला, तुम जैसी स्मार्ट बोल्ड लड़की इतना शर्मा रही है, ये देखकर हैरान हूँ मैं। बोल्ड और बेशरम होने में फर्क है मिस्टर देवांश। और हम इंडियन गर्ल्स चाहे जितनी भी बोल्ड हो, अपनी शर्म नहीं छोड़ती। तभी तो इंडियन गर्ल्स मेरी फेवरेट हैं। देवांश ने आकृति को जिस नजर से देखकर यह बात कही, उसे महसूस कर आकृति का चेहरा लाल हो गया। उसने अपना ध्यान देवांश से हटा दिया और अपनी प्लेट पर लगा लिया। डिनर के बाद दोनों फिर से अपनी मंजिल के लिए निकल गए। अब देवांश कुछ ज्यादा ही खामोश लग रहा था। यह बात आकृति को खटकी, लेकिन रास्ते की थकान समझ उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। लंबा सफर था। आकृति नींद के आगोश में चली गई और जब उसकी आंखें खुली, वो कार में ड्राइवर के साथ अकेली थी और चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। ये देख आकृति बुरी तरह चौंक गई। देवांश कहाँ है? देवांश सर को बीच रास्ते में मिलान वापस लौटना पड़ा, सो वो नेपल्स में ही हमें ज्वाइन कर लेंगे। ड्राइवर की बात सुन आकृति की बेचैनी में कोई कमी नहीं आई। उसके मन में अजीब सी घबराहट होने लगी। आकृति ने तुरंत अपना फोन निकाला और देवांश का नंबर डायल कर कॉल रिसीव करने का इंतजार करने लगी, लेकिन देवांश की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो बुरी तरह झल्लाने लगी। कार यही रोक दो। जब तक देवांश बात नहीं करेगा मैं नेपल्स नहीं जाऊंगी। वो मुझे ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है? मैं कार नहीं रोक सकता मैम। मुझे कोई ऐसा ऑर्डर मिला नहीं है कि मैं बीच रास्ते में कार रोकूं। क्या मतलब है? कार नहीं रोक सकते? तुम मेरी बात कराओ देवांश से अभी के अभी, वरना मैं चिल्लाऊंगी, समझे तुम? कोई फायदा नहीं मैम, ये कार साउंड प्रूफ है और आपकी आवाज बाहर नहीं जाएगी। इसका मतलब मुझे किडनैप किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने देवांश के साथ कुछ किया है और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? आकृति की बात का ड्राइवर पर कोई असर नहीं हुआ। वो वैसे ही कार स्पीड में चलाता रहा। ये देख आकृति का खून खौलने लगा। वो मन ही मन सोचने लगी, बहुत बड़ी बेवकूफ है तू आकृति। तूने देवांश पर भरोसा कर लिया और उसके साथ यहाँ तक चली आई। अब फंस गई तू किसी मुसीबत में। आकृति अपना दिमाग चलाने लगी। वो किसी तरह कार रुकवाना चाहती थी, लेकिन ड्राइवर के चेहरे की सख्ती को देख वो खामोश बैठने के लिए मजबूर थी। लेकिन आकृति लगातार इस मुसीबत से निकलने का तरीका ढूंढ रही थी। वो सोच रही थी, कुछ सोच आकृति, वरना तू फंस जाएगी। दिमाग लगा अपना जल्दी। आकृति अपनी उंगलियों के नाखून चबाने लगी। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी उसकी नजर रोड साइड बोर्ड पर पड़ी जिस पर वॉशरूम का मार्क बना हुआ था। आकृति के दिमाग में तुरंत ही आइडिया आ गया। उसने अपने पेट को पकड़ लिया और चिल्लाने लगी, Stop the car! I said stop the car right now! I cannot bear it anymore! I need to go to the washroom! रोको यार, प्लीज I said रोको! ड्राइवर ने आकृति को डाउटफुली निगाहों से देखा। वो अपने पेट को पकड़े हुए बुरा सा मुंह बनाए हुए थी। ड्राइवर की आंखों में डाउट देख वो चिढ़कर बोली, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं परेशान हो रही हूँ। तुम चाहते हो मेरी तबीयत खराब हो जाए? रोको कार। मुझे टॉयलेट जाने से रोकने का ऑर्डर तुम्हें नहीं मिला होगा, समझे? आखिर आकृति का आइडिया काम कर गया। ड्राइवर ने कुछ दूर कार को रोक दिया और बाहर निकल आकृति की सीट का दरवाजा खोलकर बोला, सामने आप फ्रेश हो जाइए, मैं बाहर आपका वेट करूंगा और इधर उधर जाने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि यहाँ पर माहौल सेफ नहीं है। ठीक है, मैं बस अभी आई। आकृति ने अपना पर्स उठा लिया और कार से बाहर आकर वॉशरूम की ओर चली गई। आकृति अंदर जाकर खड़ी हो गई और सोचने लगी, मुझे यहाँ से भागना होगा। मैं आज ही इंडिया वापस चली जाऊंगी। कैसे भी करके उस ड्राइवर की निगाहों से बचना होगा। आकृति मौका तलाश रही थी। उसने झांक कर देखा ड्राइवर बाहर ही था। तभी कुछ लड़कियां झुंड में वॉशरूम से बाहर जाने लगी तो आकृति उनमें ही शामिल हो गई और वहां से निकल गई। लेकिन अभी वो कुछ कदम चली ही थी कि ड्राइवर ने उसे देख लिया। वो आकृति की ओर दौड़ा तो आकृति ने अपने कदम तेज कर दिए। वो सड़क पर दौड़ने लगी। ड्राइवर उसके पीछे था और उसे आवाज लगा रहा था, अरे रुक जाओ मैडम, ये जगह सेफ नहीं है, आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगी। गो टू द हेल, मैं नहीं रुकूंगी, चले जाओ वापस। आकृति बस दौड़ रही थी बिना ये देखे कि वो कहाँ जा रही है। आकृति के दिमाग में बस एक ही बात थी और वो ये थी कि देवांश ने उसे धोखा दिया है। आकृति की सांस उखड़ने लगी थी। उसके पैर कांप रहे थे। आकृति ने पलट कर देखा, अब ड्राइवर उसके पीछे नहीं था। आकृति रुक गई और अपनी सांसों को कंट्रोल कर बुदबुदाई, किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। इस समय पता नहीं कहाँ हूँ मैं। आकृति इधर उधर देखने लगी। आधी रात हो चुकी थी। रोड पर आते जाते व्हीकल्स की लाइट्स उसे नजर आती। वो टैक्सी की तलाश में रोड के करीब आ गई। दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। कहाँ जाना है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आकृति का चेहरा इस समय पसीने से भीगा हुआ था।
वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर, बेचैनी और घबराहट ने उसे जकड़ लिया। वो कुछ कदम और चली कि तभी उसका मोबाइल पर्स में वाइब्रेट होने लगा। आकृति ने जल्दी से मोबाइल निकाला। देवांश का नंबर देखकर वो बुरी तरह चौंक गई। देवांश की कॉल? वो अब कॉल क्यों कर रहा है? आकृति ने अपने चेहरे के पसीने को अपनी हथेली से साफ किया और कॉल रिसीव की, लेकिन इससे पहले कि आकृति मुंह से कुछ बोल पाती, किसी ने उसे अपनी ओर खींच लिया। आकृति लड़खड़ा कर संभली। सामने अनजान चेहरे को देख वो घबरा गई। कौन हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। मैंने कहा छोड़ो। I said leave my hand. आकृति की निगाहें उन आदमियों के चेहरे पर थीं जो उसे देख भद्दे तरीके से लार टपका रहे थे। आकृति उनकी भाषा नहीं समझ पा रही थी, लेकिन इतना समझ गई थी कि इस समय वो बुरी तरह मुसीबत में। आकृति का शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। दोनों आदमी अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल रहे थे और आकृति की ओर भद्दे इशारे कर रहे थे। आकृति को इस समय अपना शरीर बिल्कुल बेजान लगने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर गए। आवाज जैसे गले में ही घुटने लगी। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, कोई बचाओ, बचाओ मुझे। रोड पर गाड़ियां आ जा रही थी, लेकिन किसी का ध्यान रोड के किनारे झाड़ियों में बेबस आकृति पर नहीं था। उनमें से गुंडे ने आकृति को गोद में उठा लिया, लेकिन इसी बीच आकृति को मौका मिला। उसने अपने दांत उस गुंडे के हाथ में काट दिए। एक चीख के साथ तिल मिलाकर उसने आकृति को छोड़ दिया। आकृति जैसे ही जमीन पर गिरी, अगले ही पल उठकर दौड़ पड़ी। वो बदहवास पीछे देखते हुए भागने लगी कि तभी किसी के सीने से टकरा गई और दूसरे ही पल मजबूत बाहों में समा गई। जानी पहचानी खुशबू उसके भीतर उतर गई। वो बुदबुदाई, देवांश। वो देवांश ही था जो जलती हुई नजरों से उन गुंडों को देख रहा था। आकृति ने धीरे से अपने चेहरे को उठाया। देवांश के कसे हुए जबड़े को देख वो बिल्कुल निढाल हो गई और उसकी बाहों में बेहोश होकर गिर पड़ी। आकृति को जब होश आया तो उसने खुद को एक बड़े से बेडरूम में पाया। कहाँ हूँ मैं? क्या हम प्रोसीडा पहुंच गए हैं? आकृति अपनी आंखों को रगड़ते हुए बैठ गई और कमरे में चारों ओर नजर डाली। अचानक कुछ याद आते ही वो बिस्तर से उठ गई और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन इससे पहले कि आकृति दरवाजा खोल पाती, दरवाजा पहले ही खुल गया और एक 50 साल की अधेड़ औरत मुस्कुराते हुए अंदर आई। हेलो मिस आकृति, आई एम मोनिका। आप मोनिका कह सकती हैं। आई होप आपकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक होगी। मैं इस समय कहाँ हूँ और मुझे यहाँ कौन लाया? आप प्रोसीडा में हैं और ये ओब्रॉयज का घर है। आपको मिस्टर देवांश यहाँ लाए हैं। आपके लिए नहाने का पानी तैयार है, आप नहा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लाती हूँ। इतना कहकर मोनिका वापस जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी आकृति ने उसे रोक दिया। 1 मिनट मोनिका आंटी। आकृति के मुंह से आंटी सुन मोनिका की आंखें सिकुड़ गईं। वो वापस पलटी और राय स्माइल के साथ बोली, आंटी? ओह आंटी नहीं, मुझे सिर्फ मोनिका बोलिए प्लीज। ओके ओके मोनिका, मैं समझ गई, आप आंटी नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मोनिका मुझे ये बताइए देवांश कहाँ है? मुझे उनसे अभी मिलना है। इस समय सर अपने जिम में होते हैं। आप चाहें भी तो वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि देवांश सर को अपनी प्राइवेसी बहुत प्यारी है। आप उनसे ब्रेकफास्ट टेबल पर मिल सकती हैं। तब तक आप नहा लीजिए। मोनिका जब ये डिटेल्स आकृति को दे रही थी, उसे पता नहीं था कि देवांश वहां आ चुका है और उसकी बातें सुन रहा है। जैसे ही मोनिका अपनी बात खत्म करके मुड़ी, सामने देवांश को देखकर वो बुरी तरह चौंक गई। सर आप जिम में वो मैडम का ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। मोनिका तुरंत वहां से निकल गई। उसके जाते ही देवांश ने आकृति की ओर देखा, जिसके चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी दोनों झलक रहे थे। देवांश रूम के अंदर आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। आकृति बंद दरवाजा देख गुस्से में बोली, दरवाजा खोल दो देवांश, मुझे तुम्हारे ऊपर जरा भी ट्रस्ट नहीं रहा। क्यों आकृति, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हारा ट्रस्ट टूट गया? देवांश की बात सुनकर आकृति का सब्र टूट पड़ा। वो गुस्से से उसके करीब पहुंची और उसके कॉलर को पकड़कर गुर्राकर बोली, पूछ रहे हो क्या किया तुमने? मुझे बहलाकर फुसलाकर यहाँ पर लिया है और फिर बीच में अकेला छोड़कर गायब हो गए। मेरा भरोसा तोड़कर कह रहे हो कि क्या किया तुमने? बोलो क्यों किया तुमने ऐसा देवांश? मुझे अकेला क्यों छोड़ा? बोलो क्यों छोड़ दिया तुमने? आकृति गुस्से और इमोशंस में डूब रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। देवांश उसके सामने ऐसे ही खड़ा रहा जब तक उसके मन से सारा गुस्सा बह न गया। आकृति उसके सीने पर मुक्के बरसाती रही और वो मुस्कुराता रहा। उसकी खामोशी भरी मुस्कान आकृति को और चिढ़ा रही थी। वो झल्लाकर देवांश को पीछे धकेल कर बोली, मेरी बेबसी देखकर मुस्कुरा रहे हो तुम? ठीक है मुस्कुराओ, अब तो फंस गई हूँ मैं तुम्हारी दुनिया में। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। आकृति की बेचैनी, उसकी बौखलाहट देख देवांश उसके करीब गया और उसे पकड़कर कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। आकृति उसकी बाहों से निकलने के लिए छटपटाती रही, लेकिन देवांश की मजबूत बाहों को वो हिला भी ना पाई। दिखा लो मर्दानगी, एक कमजोर लड़की को सताकर बहुत खुश हो रहे हो ना तुम?
बस बस बस, बहुत गुस्सा कर लिया तुमने, अब शांत हो जाओ आकृति। सॉरी यार, माफ कर दो मुझे। भले ही मुझसे नाराज हो जाओ, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लो। क्या बात सुन लो देवांश? तुम बिना बताए मुझे छोड़कर चले गए, मेरा फोन नहीं उठाया, मुझे उस ड्राइवर के साथ अकेले छोड़ दिया। तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। किसने कहा मुझे तुम्हारी परवाह नहीं आकृति? मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, तुम गहरी नींद में थी, बस तुम्हें आराम मिले यही सोचकर मैंने तुम्हें जगाया नहीं। और वो ड्राइवर मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी है, तुमने तो उस बेचारी की भी हालत खराब कर दी। डर कर मेरे सामने भी नहीं आ रहा है वो। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, सब तुम्हारी गलती है। मैं कितना डर गई थी तुम्हें पता है, मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी तुम पर ट्रस्ट करके। देवांश ने आकृति के माथे को चूम लिया और गोद में उठाकर बिस्तर पर बैठा दिया, खुद उसके करीब जमीन पर ही बैठ गया। देवांश ने आकृति के हाथों को अपने हाथों में ले लिया और गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, लेकिन ये सुनकर मुझे दुख हुआ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। दिल तोड़ दिया तुमने मेरा। और मैं टूट जाती उसका क्या? अगर तुम ना आते तो वो गुंडे मेरे साथ, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं बचती। तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितना डर से गुजर रही हूँ। आकृति की आंखों में पानी भर गया। देवांश ने उसके हाथों को मजबूती से थाम लिया और बोला, मेरे होते हुए तुम्हें कोई उंगली नहीं लगा सकता। जब तक जिंदा हूँ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा आकृति, इस बात का मैं वादा करता हूँ। आकृति ने अपनी आंखों को साफ किया और देवांश की आंखों में देखने लगी जहां सिर्फ सच्चाई लिखी थी। आकृति कुछ देर यूं ही खामोश बैठी रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, मैंने पूरी जिंदगी अपनों से सिर्फ धोखा खाया है। थक गई हूँ मैं सब कुछ सहन करते करते। मेरा माइंड डरने लगा है कि क्या पता कब किसकी कौन सी सच्चाई मेरे सामने खुल जाए और मैं बस रोती रह जाऊं। बस इसलिए कार में जब तुम्हें नहीं देखा तो मैं घबरा गई थी। और इसलिए तुम कार से निकलकर भाग गई बिना ये सोचे कि तुम किस मुसीबत में फंस सकती हो। सारी गलती तुम्हारी है और अब हटो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं नाराज हूँ तुमसे। आकृति ने अपने हाथ देवांश के हाथों से छुड़वा लिए और बिस्तर से उतरकर बाथरूम में चली गई। देवांश उसके चेहरे पर आई शरारत को देख मुस्कुरा उठा, फिर चुपचाप आकृति के कमरे से बाहर निकल गया। जब आकृति नहाकर वापस आई तो देवांश जा चुका था, दरवाजा बंद था। आकृति आईने के सामने खड़ी हो गई। इस समय वो बाथरूम में थी। आकृति ने अपने चेहरे को देखा और बुदबुदाई, कितना गलत समझ रही थी मैं देवांश को। वो मुझसे कितना प्यार करता है और एक मैं हूँ जो उस पर शक कर रही थी। मुझे देवांश को जाके सॉरी बोलना चाहिए। आकृति तैयार होने लगी। उसके कपड़े पहले से ही बाहर निकले हुए थे, शायद मोनिका उसके लिए ये अरेंज करके गई थी। इधर आकृति तैयार हो रही थी, उधर देवांश किसी के साथ फोन पर बात कर रहा था। देवांश के चेहरे को देखकर साफ महसूस हो रहा था कि वो इस समय गहरी टेंशन में है। वो कुछ देर बातें करता रहा, फिर फोन डिस्कनेक्ट कर बुदबुदाया, नहीं वीर, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तुम्हें बचाने के लिए मुझे चाहे कितने सेक्रीफाइस करने पड़े मैं करूंगा। तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा मेरे भाई। देवांश की नजरें और उसका मन कुछ अलग दास्तां सुना रहे थे, लेकिन देवांश सब कुछ छिपाए चेहरे पर मुस्कान लिए आकृति का वेलकम कर रहा था। खूबसूरत आकृति उसके करीब आ रही थी, जिसे देख देवांश आगे बढ़ गया और उसे बाहों में ले लिया। बहुत खूबसूरत लग रही हो आकृति, जैसे सर्दी की सुबह में पहली ओस। तुम्हारी खुशबू मुझे दीवाना बना रही है। अच्छा, खुशबू तो मुझे भी दीवाना बना रही है, लेकिन तुम्हारी नहीं, खाने की। आकृति ने खुद को देवांश की बाहों से अलग किया और तुरंत बैठ गई। देवांश हंसते हुए बोला, इस रोमांटिक मौसम में खाना कहाँ से आ गया यार? देखो, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, तो मुझे भूख लगती है, लेकिन हो सकता है कि तुम कोई वैम्पायर या फिर ड्रैकुला हो जिसे भूख खाने की नहीं किसी और चीज की लगती होगी। आकृति की बात सुन देवांश बस हंस दिया और उसके सामने चेयर पर बैठ गया। तब तक आकृति उसके लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर चुकी थी। देवांश उसे ध्यान से देख रहा था। ये देख आकृति बोली, हाँ, ब्रेकफास्ट आपकी प्लेट में है जनाब, उसे देखिए। आप मेरी तरफ ऐसे निगाहें टिकाए हैं जैसे कोई मैं टेस्टी डिश हूँ। एक्चुअली तुम वही हो, सोच रहा हूँ तुम्हें ही खा लिया जाए। वैसे भी तुम मुझे ड्रैकुला तो कह ही चुकी हो। देवांश की बात सुन आकृति खिलखिलाकर हंस पड़ी। देवांश के लिए ये सुबह खुशनुमा थी। देवांश खाना खा रहा था, उसे आकृति की निगाहें खुद पर महसूस हुई। उसने चेहरा उठाकर देखा तो आकृति ने तुरंत नजरें झुका ली। उसका चेहरा लाल हो गया। ये देख देवांश शरारत से मुस्कुराया और बोला, तुम चाहती हो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊं? उसकी बात सुनकर आकृति बुरी तरह झेप गई, क्योंकि वो रंगे हाथों पकड़ी गई थी। अपनी झेप मिटाने के लिए आकृति हकला कर बोली, ऐसा कुछ नहीं है। आकृति ने नजरें नीची कर ली और जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। वो देवांश की बेबाकी पर हैरान थी। वैसे तुम चाहो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे खिलाने का एक खास तरीका आता है। आकृति ने पलकें उठाई और देवांश के शरारती चेहरे को देखकर सोचने लगी, ये देवांश मुझे अपने
अट्रैक्शन में उलझा रहा है। कहीं ऐसा ना हो मैं खुद पर काबू न रख पाऊँ और बेकाबू होकर उसकी बाहों में गिर जाऊँ। ओह गॉड, कितने गंदे ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे हैं। कंट्रोल आकृति, कंट्रोल। देवांश आकृति की बड़ी आंखों में डूब रहा था। उसकी मासूमियत उसकी हिम्मत को बढ़ा रही थी। वो उसे चिढ़ाते हुए बोला, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? बंदा तुम्हारी सेवा में हाजिर है। मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हें खाना खिलाकर। तुम्हें पता है मेरे पास एक खास तरीका है जिसे माउथ टू माउथ फीडिंग। मारूंगी तुम्हें मैं। कितने जहरीले हो तुम। मैं तो तुम्हें बहुत सीधा समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत क्या आकृति, मैं बहुत हॉट हूं ना। देवांश की बात सुन आकृति बुरी तरह शर्मा गई। अपनी नजरों को अपनी प्लेट में गढ़ाए वो चुपचाप खाना खाने लगी। तभी देवांश बोला, इतना मत शर्माओ यार। मैं मजाक कर रहा था, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अच्छा बताओ, तुम यहाँ पर सबसे पहले कहाँ घूमना चाहोगे? क्या हम दादी से नहीं मिल रहे हैं? सबसे पहले मैं उनसे ही मिलना चाहती हूँ देवांश। हम उनसे मिलने कल जा रहे हैं। आज का पूरा दिन तुम्हारा है, तुम बताओ कहाँ चलना है। आज का पूरा दिन तुम्हारा है, तुम बताओ कहाँ चलना है। ठीक है, तो तेरा मुराटा चलते हैं। मैं जीना चाहती हूँ वहाँ की यादों को टटोल कर। सुना है बेहद खूबसूरत है ये जगह। देवांश आकृति की पसंद को देख थोड़ा हैरान हुआ। आकृति आम लड़कियों की तरह किसी रंगीन क्लब की जगह शहर की यादों को देखना चाहती थी। मुझे नहीं पता था तुम्हें हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इतना इंटरेस्ट है। मुझे अच्छा लगा तुम्हारी पसंद को देख। अभी तुमने मेरी पसंद को ठीक से समझा नहीं देवांश। आकृति मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद दोनों टेरा मुराटा के लिए निकल चुके थे। उस खूबसूरत गांव की चमकीली गलियों में आकृति एक बच्चे की तरह एक्साइटेड होकर घूम रही थी। सुंदर मुस्कुराते चेहरों को देख आकृति सब कुछ भूल गई। देवांश उसकी एक्साइटमेंट को देखकर बहुत खुश हो रहा था। आकृति खूब एंजॉय कर रही थी। गांव की गलियों और उन चमकीली इमारतों को देखते हुए दोनों सैन मिशेल के एबी में पहुंच गए। लेकिन जैसे ही आकृति ने चर्च में कदम रखा, किसी की आवाज ने उसे चौंका दिया। वो पलटी। सामने एक ओल्ड लेडी खड़ी थी जो उसे हैरानी से देख रही थी। एल्वीरा, तुम जिंदा हो? एल्वीरा? नहीं, मेरा नाम आकृति है। आकृति? इसका मतलब तुम एल्वीरा नहीं हो? सॉरी बेटा, वो मुझे वहम हो गया। ओल्ड लेडी वहां से चली गई। आकृति उसे जाते देखती रही। देवांश ने उसे कंधे से पकड़ा और चर्च के अंदर ले जाने के लिए मुड़ा। आकृति अभी भी पलटकर उस औरत को ही देख रही थी। उन्होंने मुझे एल्वीरा क्यों कहा? क्या कोई मेरा हमशक्ल यहाँ था? क्या आकृति, वो काफी बुजुर्ग थी, हो सकता है उन्हें वहम हुआ हो। अब ये सब छोड़ो और अंदर चलो। आकृति चर्च के अंदर आ गई और कुछ देर बाद वहां घूमकर म्यूजियम चले गए और शाम के गहरे होने तक दोनों थके हुए शरीर के साथ वापस लौट आए। बहुत थक गई हूँ, लेकिन मजा आ गया। थैंक्स देवांश, मुझे इतनी खूबसूरत जगह दिखाने के लिए। चलो अच्छा है तुम्हें मजा आया, वरना मैं सोच रहा था कि कहीं तुम मेरे साथ बोर न हो जाओ। तुम्हारे साथ कोई कैसे बोर हो सकता है? आकृति ने मुस्कुराकर इस अदा से कहा कि देवांश का दिल जोर से उछलने लगा। वो कुछ कहता कि तभी उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। देवांश अपने फोन को लेकर अपने कमरे में चला गया। आकृति उसे जाते हुए देखकर बुदबुदाई। तुम्हें कहना चाहती थी कि मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगा। हाँ, लेकिन पहले नहा लेती हूँ, फिर रोमांस सोचूंगी। आकृति देवांश का साथ पाकर खुश हो रही थी। वो जान गई थी कि देवांश बहुत इंटेलिजेंट था, उसके पास नॉलेज का खजाना था। आकृति देवांश के बारे में सोचते हुए बाथरूम में चली गई और शार के नीचे खड़ी हो गई। गर्म पानी की बूंदें जैसे जैसे उसके शरीर पर गिर रही थी, उसके दिमाग में उस बूढ़ी औरत का चेहरा साफ होने लगा। आकृति ने शार बंद कर दिया और सोचने लगी, वो औरत और उसकी आंखें, उन्होंने मुझे एल्वीरा क्यों कहा? उन्हें वहम जरूर था, लेकिन कोई मेरा हमशक्ल भी इस दुनिया में है। ये बात कितनी अनोखी है। ओह नहीं, वो जिंदा नहीं, एल्वीरा मर चुकी है, तभी तो उन्होंने मुझे टोका था। आकृति के दिमाग में उस बूढ़ी औरत की शक्ल बस गई। उसने किसी तरह इससे खुद को दूर किया और शार लेकर बाथरूम में ही कमरे में आ गई। लेकिन जैसे ही वो बेडरूम में आई, देवांश को वहां देख ठिठक गई और अपने बाथरूम को कसकर पकड़कर झेपते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो देवांश, मैं बस अभी चेंज करके आई। आकृति चेंजिंग रूम में जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी देवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ओ कम ऑन आकृति, हम रिलेशन में हैं, इतना शर्माने की जरूरत नहीं। हमारी शादी नहीं हुई अभी, हमें ऐसे किसी भी सिचुएशन से बचना चाहिए जिसमें हम बहक जाएं। देवांश ने आकृति के चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया और प्यार से उसकी आंखों में झांकने लगा। आकृति की आंखों में एक डर था और थी थोड़ी बेचैन। यह देख देवांश प्यार से बोला, तुम मेरी जिम्मेदारी हो आकृति, मैं तुम्हारे सम्मान को कभी टूटने नहीं दूंगा, मैं लिमिट कभी क्रॉस नहीं करूंगा, ट्रस्ट में आकृति। देवांश की प्यार में डूबी आंखें और उसकी मखमली आवाज आकृति के दिल में उतर रही थी। वो खुद बहक रही थी, लेकिन देवांश मजबूती से खड़ा था।
कुछ पल की खामोशी दोनों के मन को महका रही थी। इससे पहले कि बंधन टूट जाता, देवांश ने आकृति के चेहरे को छोड़ दिया और बोला, तुम्हारी इजाजत लेने आया था। मुझे आज रात के लिए नेपल्स जाना होगा। कल सुबह तुम्हारे उठने से पहले लौट आऊंगा, यह वादा है मेरा। देवांश की बात सुन आकृति चौंक गई। वो एक बार फिर उसे अकेले छोड़कर जाने की बात कर रहा था, लेकिन इस बार उसकी इजाजत चाहिए थी। लेकिन उसे जाना कहाँ? ऐसे मत देखो आकृति, मुझे इजाजत दो। जरूरी ना होता तो नहीं जाता। जरूर होगा, तभी तुम जा रहे हो। लेकिन देवांश, सिर्फ मुझे बता सकते थे, फिर ये इजाजत क्यों? क्योंकि अपनी जिंदगी का हक मैंने तुम्हें दे दिया है, इसलिए जरूरी है तुम मुझे इजाजत दो। और अगर मैं न दूं तो शायद मेरी जिंदगी का एक हिस्सा छूट जाए। देवांश ने वो बात इतनी संजीदगी से कही कि आकृति की आंखें अचानक नम हो गईं। अपनेपन की खुशबू के एहसास ने उसे अंदर तक महका दिया। इतना भरोसा? तुमने अपनी जिंदगी का हक मुझे दे दिया, वो भी चंद मुलाकात के भरोसे। कुछ रिश्ते जन्म जन्म के होते हैं आकृति, और हमारा रिश्ता ऐसा ही है। अब मुझे जाने दो, आज की रात जरूरी है कि मैं तुमसे दूर रहूं। इतना कहकर देवांश तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गया, लेकिन तभी आकृति ने उसे टोका। सुना है रात में चुड़ैलें बाहर घूमती हैं, उनसे खुद को बचाकर रखना। भूल गई तुमने कहा था कि मैं एक वैम्पायर हूँ और तुम एक चुड़ैल। देवांश मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। आकृति ने गहरी सांस ली और बिस्तर पर लेट गई। देवांश की शरारती नजर उसके दिलो दिमाग में अरमान जगा रही थी। नींद भरी पलकों में देवांश के ख्वाब उसकी आंखों में बिखरने लगे। देवांश, मुझे लगता है हमें शादी कर लेनी चाहिए। ये ख्याल आते ही आकृति का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अपने चेहरे को तकिए से छिपाकर आकृति बुदबुदाई, कंट्रोल कर आकृति खुद पर, वरना तेरे बेचैन दिल की कहानी देवांश तुरंत ही पढ़ लेगा। अपने मन में कई ख्वाब और मीठी मुस्कान के साथ आकृति गहरी नींद में सो गई। इसी बीच देवांश अपनी कार में बिल्कुल अकेले गहरी सोच में डूबा हुआ था। एक लंबी ड्राइव के बाद देवांश प्रेसिडा में एक महलनुमा घर की पार्किंग रुक गया। जैसे ही देवांश कार से निकला, घर का बड़ा सा गेट खुल गया। देवांश ने एक बार चारों ओर देखा, फिर दरवाजे के अंदर घुस गया। देवांश उस घर के हॉल से गुजरकर एक कमरे में चला गया। यह कमरा किसी मेडिकल रूम की तरह लग रहा था। देवांश कमरे के बिछे बिस्तर के करीब चला गया, जहां एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। देवांश की आहट पाकर वो पीछे मुड़ी। तुम आ गए? तुम्हारे आने का एहसास तक न हुआ? आना ही था, कब से इस खबर का इंतजार कर रहा था। देवांश ने बिस्तर पर लेटे हुए वीर को देखा, जो छत को टकटकी लगाए देखे जा रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था, जिसमें से लार बह रही थी, और यही तो उसके जिंदा होने की निशानी थी। देवांश ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और वीर के चेहरे से लार साफ कर दी। मुझे पता है मेरे भाई, तू मुझे सुन रहा है। मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं तेरी अलवीरा को लेकर आऊंगा। मैंने अपना वादा निभाया। कल तेरी अलवीरा तेरे सामने होगी। तू सुन रहा है ना? तेरी अलवीरा वापस आ गई है। देवांश वीर के कानों की ओर झुक गया और फिर एक बार अलवीरा का नाम लिया, लेकिन वीर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो यूं ही छत को ताकता रहा। देवांश बार बार उसके चेहरे को टच कर रहा था। उसकी आंखों में उमड़ा पानी वीर के लिए उसके प्यार का सबूत था। दादी अपने मुंह को पल्लू से दबाए देवांश की बेबसी को देख सुबक रही थी। देवांश थक कर बैठ गया और एक बार फिर तेज आवाज में बोला, दादी, लगता है वीर को अलवीरा से नहीं मिलना। उसे वापस भेज दो। हमारा वीर उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। इतना कहकर देवांश ने अपने चेहरे को नीचे झुका लिया और हथेलियों में छिपा लिया। वो सिसक रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन का तूफान उसकी पीठ की मूव होती मांसपेशियों से साफ महसूस हो रहा था। दादी अपने घुटनों को संभालकर अपनी कुर्सी से उठी और देवांश को कांपते हाथों से पकड़ गले से लगा लिया। खुद को संभालो देवांश, तू टूट गया तो वीर को कौन संभालेगा? उसकी जिंदगी तेरे भरोसे ही है। चुप हो जा मेरे बच्चे। संभाल ही रहा हूँ दादी, पिछले 6 माह से खुद को संभाल ही रहा हूँ। वीर को तो मैं ठीक करके रहूंगा, लेकिन उनकी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगा जिसने मेरे भाई की ये हालत की। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। मैं तुझे नहीं रोकूंगी, भला ही उसमें भी मेरा ही खून है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। पर देवांश, एक बात याद रखना, दुश्मनी इंसान को जिंदा निगल लेती है। डरती हूँ इस दुश्मनी में मैं तुम्हें भी ना खो दूं। ऐसा कुछ नहीं होगा दादी, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ मेरी उम्मीद, मेरा हौसला है। देवांश ने एक बार फिर वीर को देखा। उसके होठों पर फिर से लार बहने लगी। देवांश ने एक बार फिर उसके चेहरे को रुमाल से साफ किया। देवांश वीर को एक टक निहार रहा था कि तभी उसे कुछ आहट महसूस हुई। देवांश ध्यान से उस आवाज को सुनने लगा।
लगता है बाहर कोई है। इस समय यहाँ कौन आ सकता है? देवांश तुरंत दबे पांव से खिड़की की ओर बढ़ा। उसने धीरे से खिड़की के दरवाजे को खोला और बाहर की ओर झांका, लेकिन बाहर कुछ भी नजर नहीं आया। आहट अब भी आ रही थी। देवांश कमरे से बाहर निकला। गार्ड अभी भी दरवाजे पर खड़े थे। देवांश उनसे बोला, क्या यहाँ कोई आया है? नहीं सर, आपके अलावा यहाँ कोई नहीं आया, हम यहीं खड़े हैं। गार्ड ने अपनी बात खत्म ही की थी कि तभी झाड़ियों में फट से सरसराहट हुई, लेकिन वो कुछ समझते उससे पहले खिड़की के कांच टूटने की तेज आवाज से देवांश चौंक गया। वो वापस दौड़कर अंदर भागा। गार्ड्स उसके पीछे थे। कोई भी नजर आए बिना सवाल पूछे गोली मार देना। जाओ सुर, मैं वीर के कमरे में जा रहा हूँ। देवांश दौड़ते हुए वीर के कमरे में भागा, लेकिन वहां सब ठीक था। उसने चारों ओर नजर डाली, फिर वापस बाहर आ गया। तभी गार्ड हाथ में बिल्ली को थामे वहां आए और बोले, सर मिल गया चोर, ये देखिए। देवांश ने देखा वो एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था जिसका पैर कांच लगने से घायल हो गया था। देवांश ने उसे गोदी में ले लिया और ध्यान से देखने लगा। पूरे घर को चेक करो, हर कोना। ये बिल्ली का बच्चा यहाँ आया कैसे? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देवांश बिल्ली के उस बच्चे के शरीर को छूकर देख रहा था। उसे शक था कि शायद उसके शरीर पर कोई चिप लगी है, लेकिन देवांश का शक गलत साबित हो गया। उसे कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। कुछ नहीं, थैंक गॉड, वरना मुझे वीर को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ता। ऐसा करता हूँ, इस प्यारी सी किट्टी को आकृति को गिफ्ट कर देता हूँ, वो खुश हो जाएगी। आकृति का ख्याल आते ही देवांश ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। फिर बिल्ली के बच्चे को लेकर वापस वीर के कमरे में आ गया। वीर के करीब जाकर उसके माथे को चूमा और बोला, कल तुमसे मिलने अलवीरा आएगी, इसलिए कल तक ठीक हो जाओ मेरे भाई। देवांश ने वीर के माथे को चूम लिया, फिर दादी के पैर छूकर बाहर निकल गया। उसने गार्ड्स को कुछ हिदायत दी, फिर बिल्ली के बच्चे के साथ कार में बैठ गया। देवांश ने कार स्टार्ट कर दी। इंजन की आवाज से वो बच्चा दुबक कर देवांश की गोद में चिपक गया। ये देख देवांश मुस्कुराया और बोला, आकृति की तरह ही डरपोक हो तुम, नन्हे शैतान। देवांश वहां से निकल गया। अगली सुबह जब आकृति की आंखें खुली तो उसकी आंखों के सामने वो नन्हा सा शैतान एक खूबसूरत टोकरी में बैठा मुस्कुरा रहा था। आकृति ने जैसे ही उसे देखा वो एक्साइटेड होकर बिस्तर पर कूद पड़ी और चिल्लाई, ओह गॉड, ये कितना प्यारा है। कहाँ से आए तुम नन्हे नन्हे शैतान? कितने प्यारे हो तुम। आकृति तुरंत बिस्तर से उतरकर नन्हे किट्टू की ओर लपकी, लेकिन जैसे ही आकृति ने उसे पकड़ने की कोशिश की वो बच्चा टोकरी से तेजी से कूदकर उछला। उसके अचानक उछलने से आकृति चौंक गई और डिसबैलेंस होकर पीछे की ओर गिरने लगी। लेकिन इससे पहले कि आकृति जमीन से टकराती, देवांश की मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। देवांश ने आकृति को अपनी बाहों में संभाल लिया। आकृति ने अपने चेहरे को घुमाकर देवांश की ओर देखा। उसके चेहरे की प्यारी सी मुस्कान को देख आकृति शर्मा गई और खुद संभल कर सीधी खड़ी हो अगले ही पल बिल्ली के बच्चे की ओर दौड़ पड़ी। हेलो किट्टू, इधर आओ ना तुम। मैंने कहा ना मेरे पास आओ, कितने प्यारे हो तुम। आकृति उसके पीछे दौड़ रही थी, लेकिन किट्टू था कि आकृति को दौड़ाया जा रहा था। आखिरकार आकृति थककर देवांश के पास आ गई और उसकी बाह पकड़कर लगभग झूलते हुए बोली, देवांश इसे बोलो ना मेरे पास आए। देखो ना कितनी देर से दौड़ा रहा है मुझे। कहीं तुम इसे सिखाकर तो नहीं लाए थे कि आकृति का कहना नहीं मानना? बोलो। हाँ, तुम बिल्कुल सही समझी। मोटी हो जाओगी इतना सोती रही तो। थोड़ी वर्जिश किया करो आकृति। मैं मोटी नहीं होने वाली। आकृति के बिगड़े मुंह को देख देवांश को हंसी आ गई। उसकी हंसी सुनते ही आकृति ने घूरकर देवांश को देखा तो देवांश ने तुरंत किट्टू को इशारे से अपने पास बुलाया। देवांश के इशारे से किट्टू तुरंत कूदकर देवांश की गोद में चढ़ गई। ये देख आकृति हैरानी से बोली, बदमाश, तुम बहुत शैतान हो। देवांश ने किट्टू को आकृति की गोद में दे दिया। आकृति उसके साथ खेलने लगी। देवांश उसे कुछ देर तक देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर आकृति ने कहा, आकृति आज हम दादी से मिलना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। हम ब्रेकफास्ट पर मिलते हैं, तुम जल्दी आ जाना। इतना कहकर देवांश कमरे से बाहर निकल गया। देवांश की आवाज को सुन आकृति थोड़ा चौंकी, लेकिन इससे पहले कि वो कोई रिएक्शन देती देवांश बाहर जा चुका था। देवांश इतना अपसेट क्यों लग रहा है? क्या दादी इस रिश्ते से नाखुश है? हो सकता है यही बात है, तभी तो वो इतना उदास था। उन्होंने हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया होता तो हे भगवान, अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी? मैं तो फंस जाऊंगी। मुझे उस विराट से शादी करनी पड़ेगी, उस घटिया गंदे विराट से। आकृति ने किट्टू को गोद से उतार दिया। उसके मन में डर और उदासी दोनों आ गए। वो खामोश हो एक जगह खड़ी रह गई, जबकि किट्टू उसे खेलने के लिए उकसा रही थी। वो आकृति के पैरों में बार बार चक्कर काटने लगी। ये देख आकृति ने फिर से उसे उठा लिया और बोली, तुम बताओ किट्टू, क्या सच में दादी मुझे नापसंद कर सकती है? क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? आकृति की बात सुन किट्टू ने धीमी सी आवाज निकाली, लेकिन उसकी हरकत से आकृति के चेहरे की उदासी खत्म नहीं हुई। आकृति ने किट्टू को उसकी टोकरी में वापस बैठा दिया और खुद बाथरूम में चली गई।
कुछ देर बाद जब आकृति तैयार होकर बाहर आई तो किट्टू कमरे में नहीं थी। आकृति अपने रूम से निकल देवांश के कमरे की ओर बढ़ गई, लेकिन दरवाजे पर आकर ही वो रुक गई। दरवाजा खुला था, लेकिन फिर भी उसने धीरे से नॉक किया। देवांश, क्या आप अंदर है? देवांश का कोई जवाब नहीं आया तो आकृति उसे ढूंढते हुए अंदर चली गई, लेकिन देवांश रूम में नहीं था। आकृति बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी आकृति को देवांश की आवाज सुनाई दी, जो बालकनी से आ रही थी। तो देवांश बालकनी में है? आकृति बालकनी की ओर बढ़ गई। देवांश किसी से कॉल पर बात कर रहा था, लेकिन आकृति को देख देवांश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वो तुरंत आकृति के पास आ गया और बोला, क्या हुआ आकृति? मैंने तुम्हें आवाज दी थी, लेकिन तुमने सुना नहीं। ओह सॉरी, मैं कॉल पर था। चलो हम ब्रेकफास्ट कर लें। देवांश ने उसे चलने के लिए कहा, लेकिन आकृति ने उसका हाथ पकड़ लिया। देवांश ने मुड़कर उसे देखा। आकृति के चेहरे पर सवाल थे। क्या हुआ आकृति, कुछ कहना चाहती हो? मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें जरूर कुछ हुआ है देवांश। तुम्हारे चेहरे पर छाई इस टेंशन को मैं साफ देख पा रही हूँ। अगर सच में मुझे जिंदगी का हकदार बनाया है तो उस हक से मैं तुमसे तुम्हारी परेशानी पूछ रही हूँ। बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी इस परेशानी का हल ढूंढ पाऊँ। आकृति की बात सुन देवांश के दिल को जैसे सुकून सा मिल गया। उसने आकृति के दोनों हाथों को पकड़ लिया और बोला, हाँ आकृति, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम ही हो जो मेरी परेशानियों को दूर कर सकती हो, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में दुआ बनकर आई हो जो मेरे अपनों के लिए जरूरी है। देवांश, तुम मुझे मतलब तुम मुझे इस तरह से देखते हो, ये बहुत ज्यादा है देवांश। देवांश ने उसके चेहरे को हथेलियों में ले लिया। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे की आंखों में खो गए, लेकिन देवांश की आंखों में नमी थी जो आकृति ने महसूस कर ली। देवांश, मैं वादा करती हूँ, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सोच लो आकृति, कहीं ऐसा ना हो तो मेरा हाथ छोड़ दो। आकृति तुरंत देवांश के गले लग गई और उसके चारों ओर अपने हाथों को जकड़ लिया, जैसे देवांश को महसूस करा रही हो कि वो उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगी। मुझे आजमा कर देख लेना, तुम्हारी आकृति कभी पीछे नहीं हटेगी। देवांश ने कुछ नहीं कहा, बस उसके माथे को चूमा और हाथ पकड़कर बाहर ले आया। देवांश आकृति को लेकर डाइनिंग रूम में आ गया, जहां उनके लिए पहले से ही ब्रेकफास्ट लगा हुआ था। देवांश ने कुर्सी खींचकर आकृति को बैठा दिया और खुद उसके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करने लगा। आकृति ये देख मुस्कुरा कर बोली, बस 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 देवांश, इतनी केयर भी मत करो, आदत बिगड़ जाएगी मेरी। फिर करते रहना पूरी जिंदगी मेरी सेवा। फिर मत बोलना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कहो तो माउथ टू माउथ फीडिंग भी करा दो। देवांश, ऐसे तो मत छेड़ो मुझे। अच्छा ये बताओ, दादी से मिलने कब चलना है? बोलो। आज शाम, लेकिन पहले अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लो, आज बहुत सारी बातें तुमसे करनी है। आकृति एक बार फिर देवांश की आवाज को सुनकर चौंकी, लेकिन उसने अब कोई सवाल नहीं पूछा, बस चुपचाप देवांश के बोलने का इंतजार करती रही। लेकिन देवांश ने फिर से खामोशी ओढ़ ली। आकृति के लिए उसकी खामोशी एक चुभन थी। उसे हटाने के लिए आकृति ने कहा, देवांश, तुम फिर से इस खामोशी में कैद हो गए। मैं देख रही हूँ, तुम जब से इटली आए हो एक अजीब सी खामोशी में लिपटे हुए हो। देवांश ने हल्की सी मुस्कान से आकृति को देखा। उसके होठों पर खिली मुस्कान को देखकर आकृति भी मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद देवांश आकृति के साथ एक रूम के बाहर खड़ा था। आकृति कुछ हैरानी के साथ बोली, ये रूम, हम यहाँ क्यों आए हैं देवांश? सब बताता हूँ आकृति, बस तुम मुझ पर भरोसा रखना। आकृति को देवांश कुछ कंफ्यूज लगा। वो दरवाजे को देख रहा था। आखिरकार उसने दरवाजे को खोल दिया और आकृति को लेकर अंदर चला गया। देवांश आकृति को लेकर एक दीवार के करीब गया, जहाँ किसी लड़के की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। आकृति की नजर जैसे ही तस्वीर पर पड़ी, वो देवांश से बोली, कितना हैंडसम। ये तस्वीर किसकी है देवांश? मेरा छोटा भाई वीर, मेरी जान, मेरी जिंदगी। ओह अच्छा, वेरी हैंडसम है वीर, लेकिन वो कहाँ है? क्या वो यहाँ नहीं रहता? हाँ यही है, लेकिन वो 6 महीने से कोमा में है। देवांश इतना कहकर चुप हो गया। उसके गहरे इमोशंस उसकी आंखों में उतर गए। वीर के कोमा में होने की बात सुन आकृति भी दुखी हो गई। उसने देवांश की बाह को पकड़ लिया और बोली, वीर ठीक हो जाएगा देवांश, ट्रस्ट मी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ वो ठीक हो जाएगा अगर अलवीरा उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। अलवीरा का नाम सुनते ही आकृति को झटका लगा। वो हैरानी से देवांश की ओर देखने लगी। उस ओल्ड लेडी ने भी यही नाम लिया था। इसका मतलब अलवीरा है? हाँ अलवीरा है। तुम मिलना चाहोगे उससे? हाँ बिल्कुल। क्या वो यहीं रहती है? वो वीर की जिंदगी से अलग क्यों हो गई? तुम मुझे उसके पास अभी ले चलो, मैं उसे अभी मना लूंगी ताकि वीर ठीक हो सके। तुम सच कह रही हो ना? तुम मना लोगे ना अलवीरा को? हाँ देवांश, चाहे मुझे इसके पैरों में गिरना क्यों ना पड़े, मैं मना लूंगी अलवीरा को। आकृति की बात सुन देवांश की आंखों में पानी छलक गया। उसने आगे बढ़कर आकृति को गले लगा लिया और बोला, मैं जानता था तुम ये कर सकती हो। मैं तुम्हें अलवीरा से मिलवाता हूँ, लेकिन तुम अपना वादा याद रखना। चलो आकृति, मैं तुम्हें अलवीरा से मिलाता हूँ। इतना कहकर देवांश ने कमरे में लगे कर्टन को सरका दिया। पर्दे के हटते ही उनके सामने एक दीवार नजर आई, जिस पर ढेर सारी तस्वीरें सजी हुई थी।
आकृति की निगाहें जैसे ही उन तस्वीरों पर पड़ी, उसकी निगाहें हैरानी से फैल। ये तो मैं हूँ, लेकिन ये मेरी तस्वीर नहीं। ये मेरी तस्वीर नहीं देवांश, मेरी तस्वीरें। ये सब क्या है? ये तुम नहीं, अलवीरा है, वीर की अलवीरा।